बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, यौम इस्तेहसाल कश्मीर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब यौम आज़ादी पर भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ जमात की मौजूदा सियासी हिकमत अमली की अक्कासी करता है बल्कि मुल्क की मजमूई सियासी फ़ज़ा पर भी असर डाल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल एहतजाजी कॉल्स का सिलसिला दरअसल एक वाज़ेह पैगाम है कि वो इस वक्त पार्लिमानी अमल या बैकडोर मुज़ाकरात की बजाय सड़कों पर दबाव की सियासत को ज्यादा मुअस्सर समझती है। और ये दबाव इस उम्मीद के ऊपर डाला जा रहा है कि हुकूमत और रियासत को बिलाखिर उनके साथ उन्हीं के एजेंडे पर मुज़ाकरात करने पर मजबूर होना पड़े। लेकिन इस हिकमत अमली के अपने चैलेंजेस हैं। मुसलसल एहतजाज की फजा रखने से एक तरफ इंतजामी मशीनरी और हुकूमत दबाव में रहती है तो दूसरी तरफ खुद जमात के अंदर भी थकन, मुकदमात और कानूनी पेचीदगियों का बोझ बढ़ता रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मकामी क़यादत मुख्तलिफ मुकदमात, गिरफ्तारियों और कानूनी कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं। इसी तरह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का क्या कहना है वो भी जरा मुलाहिजा करें। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। आओ अपने केसेस भी खत्म कराओ, गाड़ियां भी ले लो, चेयरमैनशिप ऑफ द कमेटी भी ले लो, पर मिनिस्ट्रियां भी ले लो, और दूसरी तरफ केसेस है, मुसीबत हैं, तकलीफ है, लोग घर दर बदर है। हमारे ज्यादातर पार्लियामेंटेरियन आज भी किराए के घरों में रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते। उसके बावजूद खान साहब के साथ डटे थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से की जाने वाली जो तनकीद है वो बजा, मगर क़यादत पर तनकीद ये भी है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ और कारकुनान के अमली मसाइल का इदराक कम रखती है। यौम आज़ादी के मौके पे एहतजाज का ऐलान जो है वो किस हद तक माहौल को मुतासिर करेगा, सिक्योरिटी इदारों को भी इजाफी हंगामी इंतजामात करने पर मजबूर करेगा, जिसका असर मजमूई तौर पर कौमी तक़रीबात के माहौल पर भी पड़ेगा। लेकिन इसका पॉलिटिकल फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या होगा, ये एक अहम मंजरनामा है। इस सूरत हाल का एक और पहलू पार्लिमानी महाज के ऊपर नजर आता है। कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है और उमर अयूब समेत मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कायमा कमेटियों की रुकनीयत से भी महरूम हो चुके हैं। इस खला ने न सिर्फ ऐवान में बल्कि अपोजिशन की आवाज को भी कमजोर किया है और इसके साथ साथ कानून साजी और पॉलिसी मुबाहिस में अपोजिशन का किरदार मजीद महदूद हो चुका है। इसके साथ ही नेशनल एक्शन प्लान पे हालिया बहस और मुमकिना ऑपरेशन का मामला भी सियासी तकसीम को मजीद वाजे कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद केसर ने वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस ऑपरेशन को मसले का हल नहीं समझा जा सकता बल्कि यह सियासी और मकामी सतह पर मुशावरत के जरिए मसाइल का हल तलाश किया जाना चाहिए। और पार्लियामान में तलाल चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक तनकीद करते हुए कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जरूरी इकदामात की मुखालिफत करके दरअसल रियासती सलामती के बयानिए के बरखिलाफ खड़ी है। दोनों हजरात का क्या कहना था मुलाहिजा करें। सूबे में किसी तौर पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हम अमन चाहते हैं। अगर कोई वहां दहशतगर्दी करती है तो आपकी जिम्मेदारी है क्या आप बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करें। कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी होगी होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यानी इस मुल्क में दहशतगर्द रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। आप किसके साथ खड़े हैं? फैसला करें। दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? ये सियासत नहीं चलेगी। ये 9 मई से भी बड़ा जुर्म है। लेकिन ये इख्तलाफ महज हुकूमती और अपोजिशन बयानिए का फर्क नहीं है बल्कि सिक्योरिटी पॉलिसी और दाखिली इस्तेहकाम के मुस्तकबिल पर भी एक बड़ी बहस की निशानदेही करता है। अदालती मंजरनामा भी पीटीआई के लिए पेचीदा हो जा रहा है। नाहलियों के बढ़ते हुए केसेस और 9 मई के मुकदमात में मिलने वाली सजाओं पर जारी बहस ने सियासी कशीदगी को मजीद बढ़ावा दिया। खुद सियासी हलकों के अंदर यह तासुर मजबूत है कि अगर अपोजिशन को मुसलसल दीवार से लगाया गया तो उसका बराह रास्त नुकसान न सिर्फ अपोजिशन जमात बल्कि जमहूरी ढांचे और सियासी अमल को भी होगा। ये सब मिलकर एक बड़े सवाल को जन्म देते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ मुसलसल एहतजाजी दबाव के जरिए अपने सियासी मुस्तकबिल को महफूज बना सकेगी या फिर यह हिकमत अमली वक्त के साथ साथ उसकी अपनी तंजीमी सलाहियत और अवामी हिमायत को कमजोर कर देगी। और क्या हुकूमत इस मौके के ऊपर मसालिहत या सियासी मुकालमे का रास्ता इख्तियार करेगी या टकराव की पॉलिसी मजीद सख्त तरीन होती जाएगी। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने। नियाजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नियाजी साहब, सवाल मेरा सादा सा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसलसल एहतजाजी मोड है। अगर आप ये देखें कि 5 अगस्त की बात की गई और अब 14 अगस्त की बात की गई है, तो क्या ये एहतजाजी मोड ताकत का इजहार है या फिर आप सियासी कमजोरी का एतराफ समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जासिर शहीद साहब, जहाँ जिस मुल्क में ना आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी हो और जहाँ अदलिया भी आज़ाद ना हो तो हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है। देखें कि एक प्लान था
कि पहले तहरीक इंसाफ को तोड़ना है, तोड़ दिया गया, ग्रुप बनाया गया, कोई IPP बनाया गया, अलीम खान ग्रुप, कोई परवेज़ खटक ग्रुप बनाया गया। रात को आपको याद है हमसे संबल का निशान छीन लिया गया और अगले दिन 2 दिन बाद इलेक्शन था। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसके बावजूद भी लोग खड़े हो गए, लोगों ने कहा कि जो भी निशानात मिले हैं हम उनको वोट देंगे। लोगों ने वोट दे दिया। उसके बाद फार्म 47 आ गया, फार्म 45 के जो इलेक्शन था वो छीन लिया गया। रिजर्व सीट का आपने कभी नहीं देखा, ना आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है कि किसी और पार्टी को उठा के दे दें। 77 सीट्स वो चली गई, 3 सीटें फिर सुप्रीम कोर्ट ने रीकाउंटिंग में हरा दिया। अब आके 9th मे के केसेस में आपने इलेक्शन का जो फैसले हुए उसमें आप हमारे 8 से 10 लोग चले गए, लेकिन टारगेटेड जो हैं वो 38-39 है। जब एक पार्टी 200 सीट पे जीत रही हो और उसकी जीती हुई सीटों के बाद भी 80 सीट में भी पार्टी के साथ ये हाल हो, तो हमारे पास आप बताएं कौन सा ऑप्शन रह जाता है। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को जब पटिशन गई कि जी आप ट्रिब्यूनल बनाएं और फैसले करवाएं। जब पंजाब के चीफ जस्टिस ने ट्रिब्यूनल बनाए, वो ECP ने चैलेंज करके आज तक वो जो रिटायर्ड जजेस थे फैसले नहीं हुए। अब हमारे पास इस हालात में मैं कहता हूँ एक आग का दरिया झील के पार्टी आई 8 फरवरी के बाद, और ये हमारे वर्कर्स की लीडरशिप की ये दाद देनी चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में पार्टी मुकाबला कर रही है और अपनी सर्वाइवल। नियाज़ी साहब, आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक सर, 100% मुत्तफिक कि आपने एक कानूनी अमल और मुज़ाहमती अमल को इस वक्त फेस किया है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त पार्टी जो है वो इतना दबाव डाल सकती है कि हुकूमत उसके आगे झुक जाए, या फिर ये सिर्फ अपने कारकुनान को मुतमईन करने का अमल? देखें, इमरान खान जो 2 साल से झूठे मुकदमात का मुकाबला कर रहा है, वो ये चाह रहा है, मेरी शुरू से थी, गलतियां हमसे भी हुई होंगी, शुरू से हमारी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 218(3) के तहत जो अवाम का मैंडेट है वो फ्री फेयर इलेक्शन कराए और करप्शन से पाक। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा जिस तरीके से इलेक्शन कराया, अब ये जो 2 साल से मुकाबला है झूठे केसेस का भी और हमारा चोरी शुदा मैंडेट का भी, हमने इससे पीछे खान साहब नहीं जा रहा। आपने अभी गौहर साहब की बात अभी सुनी, मैं तो बतौर तर्जमान खान साहब शुरू से कह रहा हूँ कि खान साहब ने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, कोई डील नहीं करनी। वो एंड पे इस सिस्टम के खिलाफ वो जंग है जो 78 साल सिस्टम है। हम कहते हैं कोई क्यों नहीं, हम कहते हैं कि जो मेन स्टेक होल्डर है वो अवाम है और सबसे ऊपर जो आईन पाकिस्तान है, और आईन पाकिस्तान मैंडेट करता है कि आपको राइट ऑफ वोट, जो सीक्रेट बैलेट आपका है, आपने अपना नुमाइंदे चुनने हैं। अगर इसकी जंग हम लड़ रहे हैं, 5 अगस्त जो था, आपने पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन देख ली, इतने लोग हमारे जो बाहर निकले हैं वो पूरे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी सारे लोग निकले और पुरअमन तरीके से निकले हैं। लेकिन नियाज़ी साहब 26 नवंबर के बाद की अगर बात करें, 26 नवंबर के बाद की सूरत हाल में आपको पंजाब से वो रिस्पांस मिला है? मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि आप लोगों पे बहुत ज्यादा जो है वो कानूनी मंजरनामे में पेचीदगियों का सामना है, मुसलसल दबाव है, गिरफ्तारियों का अमल है, लेकिन क्या वही उसका रंग 26 नवंबर वाला वो भी 5 अगस्त को देखने को मिला? देखें जज साहब, पंजाब में आपने पूरी लीडरशिप, पूरी हमाद अजहर से लेके सारे लोगों के साथ आपने क्या किया हुआ है। अभी भी 250 लोगों के खिलाफ FIR लोग उठाए गए हैं पंजाब में। जो आपने सुना चीफ मिनिस्टर साहबा का जो IG जो कि स्टेट का मुलाजिम है, जो क़ायद आज़म का खिताब है ना 11 अगस्त का, कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं, उस स्टेट के मुलाजिम से वो क्या पूछ रही है, भाई आप जिस तरीके से लोगों को दबाव डाल रहे हैं, मैं आपको जब साहब एक सही बात बता दूं, ग्राउंड रियलिटी पे जाएं, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं पंजाब में भी। आज इलेक्शन करा के देख लें कि वहां पंजाब में कौन जीतता है। देखें, जबर, जुल्म, तशद्दद, जहां तो एक वकील के खिलाफ FIR जो है 8-8, 10-10 FIR हैं। तो सर जब तो आपको मालूम है कि आज भी इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेगा, चाहे वो किसी भी निशान पे हो, फिर जो ज़िमनी इंतखाबात है उससे रूगर्दानी का जो फैसला है वो किस हद तक मंतिक के तहत और मसलहत के तहत है? वो देखें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल है ना,
अभी देखो ना 9 मई के फैसले हुए, उधर से फैसले हुए, उसके लिए एक बाकायदा रेफरेंस होता है जासिर साहब, वो स्पीकर को जाता है, स्पीकर फिर करता है, उसको भेजता है इलेक्शन कमीशन को। उधर से लोगों को सेंटेंस हुई और लोगों ने हाई कोर्ट भी चैलेंज कर दिया, बाई इलेक्शन 3 सीटों पे स्टे भी हो गया है कि बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। उमर अजूब की सीट पे, जमशेद दस्ती और अब्दुल लतीफ चित्राली की सीट पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने एक प्रोग्राम में मेरे साथ माना है, दिलशाद कंवर ने, कि वाकया रेफरेंस आता है और फिर होता है। अब इस हालात में जब हमें पता है कि 8 फरवरी की तरह इन्होंने इलेक्शन तो छीनना है, ये खान साहब ने स्टेटमेंट दी, लेकिन हम अपनी मोबिलाइजेशन खान साहब से ये रिक्वेस्ट, अभी आपने गौहर साहब की बात सुनी है कि हम चेयरमैन साहब से अभी हमारी मुलाकात होनी है। मैं भी चाहता हूं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो तो लोगों को, अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया जिस तरह का इलेक्शन छीना है, तो हम इलेक्शन में फिर भी जाएंगे, हम अपनी एक्टिविटी नहीं छोड़ेंगे, हमें जाना चाहिए, हम जाएंगे। लेकिन आप देखें कि हम 14 अगस्त का नाम, आपने 14 अगस्त का भी साथ पूछा, अब 14 अगस्त को क्या है, मैं इनसे ज्यादा मुहब्बे वतन हूं, हम ज्यादा मुहब्बे वतन हैं, हम मुबारकबाद आपके प्रोग्राम में देते हैं 14 अगस्त की। लेकिन 14 अगस्त जो आपको आज़ादी मिली, इमरान खान एक ही बात करता है, जो कैद आज़म ने भी बात की, जो MRD की तहरीक 1983 में चली, अकबर जतोई की उसमें रिप्रेजेंटेशन में, उन्होंने भी यही बात की कि भाई हकीकी आज़ादी नहीं मिल रही पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, अदारे आज़ाद नहीं है, आप मीडिया आज़ाद नहीं है। अगर ये रूल ऑफ लॉ कह देना, हकीकी आज़ादी कह देना, तो ये गलत बात है। हमारा प्रोटेस्ट ये होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट, बार बार उन्होंने कहा है हकीकी आज़ादी। बाकी ये जो करें, इन्होंने तो जब भी हमारा कोई जलूस होता है, जब कोई प्रोटेस्ट होता है, उसके अंदर अपने बंदे घुसा देते हैं, कोई न कोई चीज क्रिएट करने के लिए, ऐसा एडवेंचर पे इल्जाम लगे। जब आपको मालूम है, नियाजी साहब, एक मेरा आमियाना सा सादा सा अवामी सा सवाल है, जब ये मालूम है, आप लोग ये क्लेम करते हैं कि अपने बंदे घुसा देते हैं, तो फिर आप लोगों के पास हल क्या है, कोई दूसरा तरीका कार अपनाने का? देखें, मैं बताता हूँ, इस पार्टी के पंजाब में भी पुलिस मुकाबले पता है लोगों को, इनका मॉडल टाउन का भी पता है, ये सुप्रीम कोर्ट के हमलों का भी लोगों को पता है। अब हाल ये है कि अब देखें, इमरान खान में एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि जितने फैसले हो रहे हैं, लोग हमारे परेशान होते हैं, खान साहब को कोई परेशानी नहीं हो रही, वो अपनी वो जंग लड़ रहा है। हमारी सीटें चली गई, रिजर्व सीट चली गई, अभी सेनेट के इलेक्शन में जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है मैं इसके बावजूद भी लड़ूंगा। देखिए ये अब इसके जो हल आपने पूछा है, ये सारी चीज़ें वो जिस तरह कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी, ये लोग देख रहे हैं, हर बंदा देख रहा है कि लोग ये किस तरीके से चीज़ों को, अभी देखा है उसकी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है, क्या कोई नाम डिसाइड हो चुका या अभी इस पे मुशावरत होना बाकी? देखें जासिर साहब, अभी तो देखें ना, आपकी जो सीटें हैं ना, वो सीट्स का भी देखना है कि PPP की कितनी बन रही है, और हमारी सीटें चली गई हैं 8-10, उससे 73-74 हो रही हैं। लेकिन इसकी मशावरत जो हमने करनी है, वो जाके हमने खान साहब से करनी है, क्योंकि अभी हमारा दादा की सीट पे भी बाई इलेक्शन होना है, और मेरे भी अभी अपोजिशन का लीडर बाठी का भी आना है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि हमारी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें एक सीट ज्यादा हो रही है। अच्छा। तो अदरवाइज अगर हम देखते हैं कि हमारी क्या पोजीशन बनती है, तो हम ये सीट, हाँ वो तो सारी चीज़ें देखें ना, फ्रेंडली अपोजिशन होगी, सारा कुछ, वो तो ये चाहते हैं वजीर आज़म भी हमारा हो, सदर भी हमारा हो, स्पीकर भी हमारा हो, चेयरमैन भी हो, वो तो अपोजिशन, ये इस तरह मुल्क चल सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात की प्रोग्राम के शुरू में कि दाई जमहूरी अमल नहीं चलेगा, एक पार्टी को आप दीवार के साथ लगा देंगे, एक पार्टी, वो पार्टी जिसने इतने वोट लिए पूरे पाकिस्तान में, तो आप क्या करने जा रहे हैं? अमल के ऊपर एक सवाल तो है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त ये देखना है कि उनकी नशिस्तें कितनी होंगी, और फिर ये तकसीम होगा कि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बनेगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहता है। बहुत शुक्रिया नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम के ऊपर और ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क जायदादों की खरीदारी के मामले के ऊपर एक ब्रेक के बाद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के बाद पाकिस्तान के दूसरे बड़े सुतून ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। वो तबका जो पॉलिसी साजी से लेकर रियासती मशीनरी के अमली नफाज तक हर महाज के ऊपर मरकजी हैसियत रखता है, वो आजकल एक गैर मामूली बहस के मरकज में है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट ने इस बहस को और तेज कर दिया है, जब उन्होंने ट्वीट के अंदर यह लिखा कि मुल्क की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल के अंदर अपनी जायदाद खरीद चुकी है और शहरियत के हुसूल की कोशिश में
ये ट्वीट एक सियासी चोट नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रुझान का इजहार था जो बरसों से खामोशी से परवान चढ़ रहा था। ये रुझान सिर्फ पुर्तगाल तक महदूद नहीं है। मई 2024 में जारी होने वाले दुबई अनलॉक रिपोर्ट के अंदर यह इंकशाफ हुआ था कि दुबई की 23,000 जायदादें 17,000 पाकिस्तानी शहरियों की मिल्कियत हैं, जिनमें मुतअद्दिद आला ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं और सियासतदान शामिल हैं। इसी तरह कौमी असम्बली की एक ब्रीफिंग के अंदर यह भी बताया गया था कि 22,000 से जायद सरकारी अफसरान दोहरी शहरियत रखते हैं, जो ये सवाल उठाता है कि रियासती वफादारी और जाती मफाद के दरमियान ये तवाजुन कहां पर कायम हो रहा है। पुर्तगाल के गोल्डन वीजा प्रोग्राम ने खास तौर पे पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया की तवज्जो अपनी तरफ खींची है। इस प्रोग्राम के तहत मखसूस सरमायाकारी के बदले 5 साल में शहरियत के हुसूल का रास्ता खुल जाता है। पहले यह सहूलत रियल स्टेट में सरमायाकारी के जरिए थी, मगर 2023 में इस ऑप्शन को खत्म करके नौकरियों की तख्लीक यानी रिसर्च, कल्चरल प्रोजेक्ट्स और वेंचर कैपिटल में सरमायाकारी को शामिल कर लिया गया। इसका एक बड़ा फायदा यह हुआ कि रिहाइश और शहरियत के साथ साथ पूरे यूरोपीय यूनियन में वीजा फ्री सफर मुमकिन हो जाता है, और ये उन लोगों के अहले खाना के लिए एक मुस्तकिल सेफ्टी नेट फराहम करता है जो वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बात समझना होगी कि जब एक रियासत के पॉलिसी साज और फैसला करने वाले आला तरीन ओहदेदार अपनी सरमायाकारी, अपनी रिहाइश और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी मुल्क से बाहर करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है एक जाती इंतखाब नहीं, ये खतरनाक इशारा होता है कि वो खुद अपने ही मुआशी और कानूनी निजाम के ऊपर मुकम्मल एतमाद नहीं रखते। इस रुझान के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। अंदरूनी मुल्क मुआशी गैर यकीनी, करेंसी की कदर में मुसलसल गिरावट, टैक्स और सरमायाकारी के गैर मुस्तहकम कावानीन, और इस खदशे से बचाओ कि मुस्तकबिल में मुल्की सियासी या कानूनी माहौल जो है उनके असासे जब्त कर लेगा। पाकिस्तान ने हाल ही में सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम की है, जिसके तहत ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के तमाम सरकारी अफसरान को अपने और अपने अहले खाना के मुल्की और गैर मुल्की असासे डिक्लेयर करना लाजिम है, और ये रिकॉर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए पब्लिक किया जाता है। लेकिन जमीनी हकाइक ये बताते हैं कि दुनिया भर में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के डेटा तक पाकिस्तान की रसाई महदूद है, और जब तक बैनुल-अक़वामी इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम से अमली तौर पर जुड़ा ना जाए, इस तरह के रुझानात का मुकम्मल अहाता मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल ये कि अगर ये रुझान बढ़ता रहा तो रियासत के इंतजामी ढांचे की वफादारियां और तरजीहात कहां पर होंगी। सवाल यह है कि क्या ब्यूरोक्रेसी का वो हिस्सा जो अपनी जड़ें किसी और मुल्क में गाड़ चुका है, वो मुल्की मुआशी और पॉलिसी फैसलों में वही यकसुई रख सकेगा जो यहां रहने और यहां जीने वालों के पास होती है। सवाल है कि अवाम का एतमाद इस रियासती ढांचे पे कैसे बहाल रखा जाएगा जब इस ढांचे के बड़े सुतून खुद अपने मुस्तकबिल को सरहदों के पार महफूज करने में लगे हुए हों। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब ने। बशीर मेमन साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट करते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है वो पुर्तगाल के अंदर अपनी जायदादें खरीद चुकी है। क्या हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिससे ये अंदाजा लगाना मुमकिन हो कि कितने लोग ब्यूरोक्रेसी के कहां पर जायदादें अपनी मौजूद रखते हैं? सबसे पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी आपकी और आपके चैनल की कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आकर के आपके चैनल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं। मेरा जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पे मेरा कोई ज़ाती ख्याल भी है कि उन्होंने जो बात की होगी, कोई ना कोई उनके पास डाटा इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी। सही। उनकी बयान को नफ़ी में देखना, उनको इवेल्युएट करना, वो बात की बात है। कोई तो डाटा होगा उनके पास, कोई तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी जिसके बेस के ऊपर वो ये बात कर रहे हैं। तो अब उसमें मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई भी तज्जिया करना और उसके बाद वो करना, वो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादती होगी। सबसे पहले तो मैंने चूँकि ख्वाजा आसिफ साहब से बात की नहीं है, तो मैं मुनासिब समझूंगा कि उसको मैं एतराज़ करूं कि जी उन्होंने गलत कहा है, सही कहा है। उन्होंने कहा है, ज़ाहिर है इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन है और इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका एक जो है वो सियासी करियर भी है, वो डिफेंस के मिनिस्टर हैं, MNA भी हैं इलेक्टेड। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई, लेकिन उन्होंने कहा होगा तो किसी बेस पे कहा होगा। अच्छा मेमन साहब, आप FIA के अंदर रहे, FIA को लीड करते रहे, बेशुमार ऐसे मौके आए होंगे कि जब ऐसी कोई रिपोर्ट्स जो हैं या ऐसे रुझानात और उसके इशारे जो हैं वो वज़ा हो रहे होंगे। तो आपके दौर के अंदर
कितनी ऐसी वाकयात रिपोर्ट हुए या केसेस रिपोर्ट हुए जिसके अंदर ये बात सामने आई कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बैरूने मुल्क ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में मगन है? मैं ये अर्ज करूंगा कि उस वक्त भी एक हुआ था कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स का कोई डाटा हमने वेरीफाई किया था कि जिन्होंने डुअल नेशनैलिटी थी उनके पास, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो लिया था। उसमें भी अब मुझे फिगर्स याद नहीं है कि यहाँ पर कितने थे जिनके पास नेशनैलिटीज़ थी, जिनके बच्चों के पास नेशनैलिटीज़ थी। वो उनके पास अमेरिका और यूके, कनाडा, उनकी नेशनैलिटीज़ थी। और मतलब इस तरह का था। तो एक हमने इंक्वायरी भी की थी जिसमें नादरा हमारे साथ था और जो है वो हमने मिलके कंपाइल्ड रिपोर्ट जमा करवाई थी। और उसके पर फिर वही बात हुई कि जी यहाँ से जो अफसरान हैं वो सारे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक था। अब मुझे मुझे उसकी फिगर्स याद नहीं है, चूँकि आपने सरदस्त मुझसे पूछ लिया है। तो ये अच्छा, प्रॉपर्टीज़ का हमने वेरीफाई नहीं किया था उस वक्त कि वो वहाँ पे अगर कोई किसी की फैमिली रह रही है कनाडा में तो उसकी प्रॉपर्टी का उसका फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल के थ्रू फिर वो होती है और वो उनके साथ फिर वो शेयरिंग का वो एक एग्रीमेंट होता है। तो वो हमने किसी के साथ किया हुआ नहीं है शायद, मतलब उस वक्त भी था, लेकिन मुझे इतनी याद नहीं है। 7-8 साल हो गए। मेमन साहब, आपने दोनों रंग देख लिए, ब्यूरोक्रेसी का भी और सियासत का भी। बारहा मौक़ों के ऊपर दोनों को एक दूसरे पे एतराज़ होता है। ब्यूरोक्रेसी की राय में सियासतदानों को कुछ मालूम नहीं, हमें गाइड करना पड़ता है, हमें चलवाना पड़ता है। और सियासतदानों को एतराज़ ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमें चलने नहीं देती। अब आप दोनों तरफ का मंजरनामा देख चुके हैं, आपकी नज़र में लूप होल्स कहां पर हैं जिसकी वजह से ये रियासती ढांचा जो है ये सही बुनियादों पे उस्तवार नहीं हो पा रहा? मैं समझता हूं कि रियासती ढांचा जो है वो जाहिर है पॉलिटिशियन ने लीड करना होता है, पॉलिसी मेकिंग उसने करनी होती है और एडवाइस उसको ब्यूरोक्रेसी ने करना होता है, सिंस वो सारी ज़िंदगी यही पॉलिसी मेकिंग और अप्रूवल्स ले रहा होता है पॉलिसी मेकिंग के। तो अभी ये डिपेंड करता है कि अब मैं आपको छोटी सी मतलब ये इस हुकूमत को, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को कितने दिन हुए, आप कामयाबियों का रिकॉर्ड देखें और फिर जो पिछली हुकूमत थी पीटीआई की उसकी नाकामियों का रिकॉर्ड देख ले। इकॉनमी, ब्यूरोक्रेसी तो वही है, इकॉनमी, मुल्क का डिफेंस, मुल्क का जो हमारी तरक्की बेहतर हो रही है। यानी डिफेंस में सर फिर पीएमएलएन का किरदार है? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, देखे ना जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो जाहिर है काम तो उन्होंने ही किया है, मतलब काम तो हमारे आर्म फोर्सेस ने किया है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो इस वजह से वो क्रेडिट जो है वो दोनों को ही जाएगा। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, 1947 से लेके आज तक कितने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, ये दूसरे फील्ड मार्शल हैं, और कितनी हमारी जंगें हुई हैं, उसमें हमारी पहली विक्ट्री है जो सिर्फ 2.5 घंटे रिएक्शन के बाद मिली। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, जाहिर है स्ट्रेटजी तो उनकी होगी ना, डेफिनेटली उनका वो प्रोफेशनल आदमी है, उनकी स्ट्रेटजी होगी, उन्होंने ही स्ट्रेटजी बनाई होगी, उन्होंने ही इम्प्लीमेंट की होगी। लेकिन हम तारीख में ये तो नहीं भूल सकते कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, हैं, 50 साल के बाद की तारीख तो यही लिख रहे होगी ना, फला हुकूमत में ये हुआ, सही, फला फील्ड मार्शल ने ये किया। ठीक।
तो अब ये इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। हमने शहबाज शरीफ साहब ये तो नहीं कहा असेंबली में खड़े होकर कि मैं इंडिया पे क्या हमला कर दूं, ये तो उन्होंने नहीं कहा। तो अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो तमाम तर पहलुओं के ऊपर अहाता करना है वो हमें करना ज़रूरी है और उसी से बेहतरी के इम्कानात निकाले जा सकते हैं। और अभी जो इकदामात हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी और जो हुकूमत है इन दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा सेवेरा ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की बात करें तो तल अबीब से आने वाली खबरें आज एक बार फिर इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। इजराइल की सियासी और सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर मुकम्मल फाजी कब्जे की मंसूबे की मंजूरी दे दी। ये वही गजा है जो शिमाली पट्टी का सबसे गुंजान आबाद, सबसे तारीखी और सबसे जख्म खुर्दा शहर है। चंद घंटे पहले ही इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ऐलान किया था कि इजराइल पूरे गजा पर फाजी कंट्रोल चाहता है ताकि उनके बकौल हमास का वजूद खत्म किया जा सके। और अब बेंजामिन नेतन्याहू का यह ऐलान सिर्फ बयान नहीं रहा बल्कि एक अमली मंसूबे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इजरायली कैबिनेट का कहना है कि कोई भी मुतबादिल तजवीज़ ना हमास को शिकस्त दे सकती है, ना यरगुमालियों को वापस ला सकती है। उसका मतलब है कि जंग मजीद फैलेगी, खूनरेजी मजीद बढ़ेगी और वो शहरी जो पहले ही बेघर और भूख प्यास से निढाल हैं मजीद अजियत में धकेल दिए जाएंगे। सरकारी ज़राए बताते हैं कि मंसूबा इतवार तक मुकम्मल काबीना से भी मंजूर हो जाएगा और उसके बाद इजरायली फौज गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाई के लिए दाखिल हो जाएगी। दूसरी तरफ फलस्तीनी वज़ामती तंजीम हमास का कहना है कि यह खुला नस्ल कुशी का मंसूबा है, जबरी बेदखली का नया बाब है और बेंजामिन नेतन्याहू अपने जाती सियासी फायदे के लिए इजरायली यरगुमालियों तक को कुर्बान करने पर तैयार है। हमास ये कहती है कि इस जारहियत का जवाब भरपूर अंदाज से दिया जाएगा और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने भी इस फैसले की मुखालिफत की है और वो ये कहते हैं कि इकदाम ना जंग खत्म करेगा, ना यरगुमालियों को आज़ाद कराएगा बल्कि मजीद खून बहाएगा। और उनके मुताबिक गजा में हर रोज इंसानी बहरान बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे मलबे के नीचे दफन हो रहे हैं और यरगुमाली खौफनाक और गैर इंसानी हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो जंगबंदी, इंसानी इमदाद में इजाफा, तमाम यरगुमालियों की रिहाई और एक मुज़ाकराती हल की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़मीनी हालात उसके उलट जा रहे हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान में 5 उसूल दर्ज हैं जिनमें गजा का मुकम्मल कंट्रोल, हमास की मुकम्मल गैर मुसल्लाकारी और खत्ते में किसी भी ऐसी सियासी कुव्वत के खात्मे का अज़्म शामिल है जो इजराइल को चैलेंज करे। ये 5 उसूल सिर्फ अस्करी हिकमत अमली नहीं बल्कि एक नए नक्शे की तैयारी है। और इस मौके पर हमें एक और पहलू याद आता है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में आगाज के ऊपर यह तजवीज़ दी थी कि गजा का कंट्रोल अमरीका के हाथ में होना चाहिए। और आज सवाल यह है कि क्या मौजूदा पेशरफ्त उसी मंसूबे की अगली कड़ी है कि अब इस जंग को सिक्योरिटी के नाम पर रियल स्टेट के सौदे में बदला जा रहा है, क्योंकि हमने तारीख के अंदर देखा है जहां जंग का इख्तिताम होता है वहां तामीरात के नाम पे नया कब्जा शुरू हो जाता है, लेकिन यहां पे तो इसी नाम के ऊपर एक और जंग शुरू है। यार लैपेड, इजरायली अपोजिशन लीडर, वो ये कहते हैं कि यह फैसला तबाही है और मजीद तबाही को जन्म देगा और उनके मुताबिक गजा शहर पर कब्जा बाकी यरगुमालियों की हलाकत और सैकड़ों इजरायली फौजियों की मौत का बायस बन जाएगा। और इसी सारे मंजरनामे पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार अंजा साकिब साहिबा ने। अंजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंजा साहिबा, इस वक्त मजमूई तौर पे अगर देखा जाए इजरायली सिक्योरिटी काबीना के इस फैसले ने बहुत भूंचाल मचाया है। क्या इसे आप फौजी हिकमत अमली समझती हैं या इसके पीछे कोई तवील मुद्दती सियासी मंसूबा है? क्योंकि हर इंच के ऊपर फौजी कंट्रोल का ऐलान करना बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से, सबको मालूम है कि बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, जिनेवा कन्वेंशन की भी खुली खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये धड़ल्ले के साथ ऐलान करना और किसी को खातिर में न लाना, ये किस समत का इशारा है? देखिए, ये टाइम एंड टाइम अगेन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बिल्कुल बेंजामिन नेतन्याहू जो है बिल्कुल एक साइकोटिक पाथ पे चले गए। ये एक वॉर क्रिमिनल है। जैसे आपने कहा, ये यूएन के कई कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। देखें, इस सिचुएशन को अगर हम असेस भी करें तो इवन राइट नाउ सिर्फ ये कंटिन्यूएशन फाइटिंग की गजा के ऊपर, ये तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी आलम दुनिया के लिए एक बड़ी वेकअप कॉल होनी चाहिए। आपने आज सुना होगा कि देखें, जितनी भी जो आप बेनी गैंट्स जो हैं, उनके जो फॉर्मर नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी जरूर ये कहा है कि ये एडवाइस उन्होंने भी दी है कि देखें, होश के आप कुछ होश करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो एक इजरायली आर्मी ने कुछ थोड़ी बहुत भी अचीवमेंट्स की थी वो अब बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएंगी। सो इन जो भी अगर आप देखें जो प्रॉपर डिप्लोमेटिक वे है कि आप एक्सचेंज में सर्टेन कैप्टिव्स के आप एक परमानेंट सीज फायर को अग्री करें,
जहाँ तक हमास के ऊपर बात आती है तो देखें, हमास के जितने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उसको एक जगह उस चीज़ पे बात करना अलग बात है, लेकिन पूरी की पूरी गजा स्ट्रिप के ऊपर बात करना, आई थिंक इस पे तो डेफिनेटली आईसीजे ने भी नोटिस लेना चाहिए। और हमने देखा है कि पूरी नहीं, आप आईसीजे की बात करती हैं, आईसीजे के जो गुज़श्ता फैसले थे उनके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ, उनको तो किसी खातिर में नहीं लाया गया। दुनिया चीख रही है इस वक्त, भूख प्यास के मारे जो लोग वहां पे मर रहे हैं, अस्पतालों की तबाही हो गई, डॉक्टर्स की किल्लत है, और मिस्र के सरहद के ऊपर जिस तरह की सूरत हाल है, उसके बावजूद भी जब वहां पे कोई चीज नहीं बदलती तो आईसीजे कहां स्टैंड करती है? जी बिल्कुल, देखें इस चीज़ को मैं ज़रूर ये कहूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे इस दफ़ा हमने देखा है कि पहली बार यूके, फ्रांस, कनाडा जैसी कंट्रीज़ ने, वेस्ट की काफ़ी कंट्रीज़ ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज़ किया है। और मोर देन लाइकली यही लग रहा था पिछले हफ्ते तक एटलीस्ट, और कुछ चंद दिनों पहले तक, कि देखें टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जो ग्लोबल मोमेंटम है उसकी तरफ जाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी ये हॉरर अनफोल्ड हुआ है, बिल्कुल आपने जिस तरह बात की कि एक फैमिन लाइक सिचुएशन है। सो जितनी भी मुझे लगता है कि अभी ना सिर्फ वेस्ट की जो कंट्रीज का मैंने नाम लिया, बल्कि सऊदी अरेबिया, पूरी अरब लीग जो है उसके अंदर भी, अगर हम न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को भी देखते हैं, उसके अंदर भी बार बार टू स्टेट सोल्यूशन की बात की है। अगर पूरी तरह रिकॉग्निशन नहीं देना चाहते तो आई थिंक कि अभी भी यहाँ पे एक बहुत वायलेंट रेजिस्टेंस आने वाली है। जितना ज्यादा हम पीस की तरफ जाना चाह रहे थे और इन चीजों को कटेल करना चाह रहे थे, आई थिंक कि यहाँ पे फिर इनएविटेबल हो जाएगा कि हम ईरान की तरफ से भी और दीगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से एक बहुत बड़ा पुशबैक देखेंगे, और यूएस के ऊपर भी खासा प्रेशर हम देखेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अब जो है ना बात जी हाथ से निकल आप रही है। समझती हैं कि यूएस के ऊपर अभी इसका प्रेशर होगा? अगर हम इसकी कड़ी में लाएं, डोनाल्ड ट्रंप ने गजा का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में देने की तजवीज दी थी, तो क्या ये यूं नहीं लगता कि मौजूदा सूरत हाल में ये किराए की फौज इजराइल के हाथों उस जगह पे कब्जा और फिर बाद में उसका कंट्रोल उस तरफ को मोड़ने की कोशिश हो? जी मोर देन लाइकली, देखें एट द एंड ऑफ द डे हमें यही पता लग रहा है कि ये वही चिकन एंड हैम सिचुएशन है कि व्हाट केम फर्स्ट। अभी अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सर्व करने के लिए चीज कर रहा है, एंड दिस इज बिल्कुल एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और जी यूएस के अंदर भी हम अगर ये देखें तो एट द एंड ऑफ द डे अभी तक हमने कोई इतनी हार्श स्टेटमेंट नहीं देखी है। हाँ, हमने देखा कि देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने जहां एक्शन लेना था, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मामले में, हमने देखा इंडिया के ऊपर टैरिफ्स भी लगे, वहां सीज फायर भी अनाउंस हुआ, ट्रूज डील्स भी हुई, जहां जहां दुनिया में उनकी हमेशा से स्ट्रैटेजी ये रही है कि जी इकोनॉमी फर्स्ट, एंड ही इज नॉट प्रो वॉर। लेकिन हमने इजराइल और पैलेस्टाइन के जहां तक मामला है उसके अंदर हमने सो फार थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ही देखी है। अभी भी आप देखें, अगर यूएन के जो चीफ थे वोल्कर टर्क, उन्होंने भी यही कहा है कि ह्यूमन राइट्स वाले के, उन्होंने भी यही कहा है कि ये तो एक कंप्लीटली मिलिट्री टेक ओवर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये तो कंप्लीट इस पे हॉल्ट होना चाहिए। एंड आई थिंक कि जो पहले भी आईसीजे की रूलिंग थी, अगेन जो मैं कह रही हूँ कि पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर या टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर, यहाँ तो टोटल खिलाफ वर्जी है। अच्छा, एक चीज अंजा साहिबा ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल, अरब कंट्रीज का जो किरदार है मजहबी और नजरियाती बुनियाद के ऊपर तो फलस्तीन की हिमायत में होना चाहिए था, लेकिन हम अब इसके मुखालिफ देख रहे हैं कि यूरोपीय आवाजें जो हैं वो इंसानी बुनियादों के ऊपर उठ रही हैं। तो ये फर्क क्यों है? देखें एट द एंड ऑफ द डे हमें ये जरूर तस्लीम करना चाहिए कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा वेस्टर्न पावर्स ने, जिस तरह के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इस स्टेप को रॉन्ग करार दिया था, उसके अलावा फ्रांस की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, फिनलैंड की तरफ से, कनाडा की तरफ से, ये इसको बिल्कुल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स गलत करार दिया गया है। लेकिन इस चीज में हम जरूर इस चीज को मद्देनजर रखें कि देखिए सऊदी अरेबिया ने कोशिश की थी कि ट्रूस कॉल किया जाए। एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ ईरान ने लेकिन गैरत दिखाई, पाकिस्तान ने भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन उनको मिली है ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर भी, और
गजा के अंदर भी जितनी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड है, जितना ज्यादा हमने सपोर्ट शो किया है, उसके बावजूद भी आई थिंक कि अब जो एक्चुअल प्रेशर आएगा ना जी, हम जितनी भी इस्लामी ममालिक को इकट्ठा कर लें, फिर भी आई थिंक वो वाला प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा जो कि यूरोपियन कमीशन के अगर प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डेर कहती हैं, या अगर फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स के फॉरेन मिनिस्टर्स कहते हैं, तो वो वाली चीज का जी हम इसी पे उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद इसी से ही तब्दीली की हवा चल पड़े, शायद इसी से ही इंसानी बुनियादों के ऊपर तमाम आवाजें एकसंध हो जाएं और इसराइल को इस जारहाना इकदाम से रोका जा सके और उसे उस कटहरे के अंदर लाया जा सके जहां पर उससे जवाब तलबी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अंजा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।